नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास की एक ऐसी जबरदस्त और महाकाव्य जैसी गाथा के बारे में जिसने पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की, एक ऐसी विशाल शक्ति जिसका उदय जितनी तेजी से हुआ उसका पतन भी उतने ही नाटकीय ढंग से हुआ। चलिए, बिना देरी किए इस विषय में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी जागीर से शुरू होकर इस साम्राज्य ने पूरे भारत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। सोचिए जरा, जब भी हम भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है? मुगलों का, है ना? लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की असली महाशक्ति कोई और ही थी। अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने के लिए जिस सबसे बड़ी और अंतिम बाधा को पार करना पड़ा, वे मुगल नहीं बल्कि मराठा थे। मराठा शक्ति की नींव। आइए चलते हैं 17वीं सदी के महाराष्ट्र में। ये वो समय था जब ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे संतों ने समाज में एक नई चेतना जगा दी थी। इन संतों ने भगवद गीता जैसे जटिल ग्रंथों का मराठी में अनुवाद किया और आम लोगों को एकजुट किया। और सच कहूं तो इसी मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक नींव ने आगे चलकर मराठों को एक जबरदस्त राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़े होने में सबसे बड़ी मदद की। इस राजनीतिक शक्ति को असली पहचान और दिशा मिली 1630 में, जब भोंसले कुल में शाहजी और जीजाबाई के घर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उस समय उनके पिता शाहजी दक्कन के सुल्तानों की सेवा में थे और अक्सर परिवार से दूर रहते थे। ऐसे में शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई और कुछ बेहद भरोसेमंद अधिकारियों की देखरेख में हुआ। उन्होंने ही शिवाजी के भीतर वो मूल्य और साहस भरे जो आगे चलकर इतिहास रचने वाले थे। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण शब्द आता है, जागीर। जागीर यानी वो जमीन जो किसी शासक द्वारा सेवा के बदले दी जाती थी। शिवाजी का बचपन पुणे की इसी जागीर में बीता। उस समय पुणे का क्षेत्र दक्कन के सुल्तानों की आपसी लड़ाई से बुरी तरह प्रभावित था। आम लोगों की इस परेशानी को देखते हुए मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी ने उपेक्षित किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और बस यहीं से एक संप्रभु राज्य यानी स्वराज्य के उनके बड़े सपने ने आकार लेना शुरू किया। शिवाजी महाराज के रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक्स। सोचने वाली बात है, एक छोटी सी क्षेत्रीय शक्ति इतने बड़े और स्थापित साम्राज्यों को कैसे चुनौती दे सकती थी? इसका सीधा सा जवाब है उनकी कमाल की सैन्य बुद्धिमत्ता और क्रांतिकारी रणनीतियां। आइए उनके कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने मुगलों तक के पसीने छुड़ा दिए। शिवाजी की सबसे बड़ी दूरदर्शिता थी एक पूर्णकालिक मराठा नौसेना की स्थापना, जहां शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और बीजापुर के सुल्तान समुद्र की अहमियत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर बैठे। वहीं शिवाजी ने पश्चिमी तट और उसके संसाधनों की रक्षा के लिए समुद्री किलों और एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। ये कदम वाकई समय से बहुत आगे की सोच का नतीजा था। नौसेना के अलावा जमीनी स्तर पर भी उनकी रणनीति का कोई जवाब नहीं था। बड़े और शक्तिशाली दुश्मनों से निपटने के लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। जब बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे खूंखार और अनुभवी सेनापति अफजल खां को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा, तो शिवाजी ने उसे प्रतापगढ़ किले की तलहटी में मिलने के लिए राजी कर लिया। और उसी आमने सामने की मुलाकात में उन्होंने वाघनख यानी बाघ के पंजे जैसे एक गुप्त हथियार से अफजल खां का काम तमाम कर दिया। इसके कुछ समय बाद एक और साहसिक घटना घटी, जिसे अगर हम आज के दौर की सर्जिकल स्ट्राइक कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हुआ यूं कि मुगल नवाब शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के साथ शिवाजी के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसके जवाब में शिवाजी ने रात के घने अंधेरे में केवल कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ शाइस्ता खान के शिविर पर अचानक धावा बोल दिया। इस हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं और वो बुरी तरह घबराकर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। शाइस्ता खान के हमलों का जवाब यहीं नहीं रुका। इसके बाद शिवाजी ने मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाह शहर सूरत पर हमला किया और वहां से लगभग 1 करोड़ रुपए का खजाना हासिल किया। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उनके सख्त उसूल। लूट के दौरान भी उन्होंने किसी धार्मिक स्थल पर हमला नहीं किया और मोहनदास पारेख जैसे परोपकारी इंसान के घर को छुआ तक नहीं। उनकी ये कार्रवाई इतनी चर्चा में रही कि इसकी खबर सीधे लंदन गजट अखबार में छपी। आगरा से पलायन। सूरत की इस घटना को मुगलों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया। इसके बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रतिष्ठित राजपूत सेनापति जय सिंह को भेजा और पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसके बाद की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हुआ ये
कि जब शिवाजी आगरा में मुगल दरबार गए तो औरंगजेब ने उनका भारी अपमान किया और उन्हें नजरबंद कर दिया। लेकिन शिवाजी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने एक शानदार योजना बनाई। उन्होंने बहाने से पवित्र साधु संतों को बड़ी टोकरियों में मिठाइयां और फल भिजवाने शुरू किए। जब कुछ दिनों बाद पहरेदारों ने टोकरियों की जांच में ढील देना शुरू कर दिया तो एक दिन शिवाजी और उनके बेटे संभाजी इन्हीं बड़ी टोकरियों में छिपकर हमेशा के लिए औरंगजेब की पकड़ से दूर निकल गए। आगरा से इस नाटकीय तरीके से बच निकलने के कुछ वर्षों बाद 1674 में रायगढ़ के मजबूत पहाड़ी किले में पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने श्री राजा शिव छत्रपति की औपचारिक उपाधि धारण की और अपना खुद का एक नया युग शुरू किया। ये मराठों के लिए एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित होने का सबसे बड़ा पल था। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने तेजी से दक्षिण की ओर अपना विस्तार किया। 1680 तक आते आते उनके साम्राज्य की सीमाएं काफी विस्तृत हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ जमीन ही नहीं जीती बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी सख्त कदम उठाए। मिसाल के तौर पर उन्होंने दक्षिण में डचों द्वारा किए जा रहे अमानवीय दास व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। पेशवाओं के अधीन चरम विस्तार। 50 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उनके बाद साम्राज्य की बागडोर कैसे संभाली गई और कैसे मराठा सत्ता अपनी चरम सीमाओं तक पहुंची, आइए अब इस पर नजर डालते हैं। शिवाजी के बाद का समय मराठों के लिए बेहद संघर्षपूर्ण था। औरंगजेब ने पूरी ताकत झोंक दी, शिवाजी के बेटे संभाजी को क्रूरता से मार डाला और दूसरे बेटे राजाराम को जिंजी भागना पड़ा। लेकिन मराठों ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने किलों की डटकर रक्षा की। औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन वो मराठों को कभी पूरी तरह दबा नहीं सका और अंततः 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने आक्रामक रुख अपना लिया। इस दौरान साम्राज्य के ढांचे में एक बड़ा और अहम बदलाव आया। शिवाजी के समय की जो सत्ता एक जगह केंद्रित थी, वो अब विकेंद्रीकृत या कहें कि डिसेंट्रलाइज होने लगी। क्षेत्रीय प्रमुखों की ताकत बढ़ गई और पेशवा यानी प्रधानमंत्री का रुतबा और प्रभाव बहुत अधिक हो गया। अब पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके बेटे नाना साहेब पेशवा के नेतृत्व में मराठों ने पूरे भारत में अपना जबरदस्त विस्तार किया। जरा सोचिए, मराठा साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में लाहौर और पेशावर तक फैल चुकी थीं। ये मराठा शक्ति का सबसे बड़ा और चरम रूप था, जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन इतने बड़े विस्तार के साथ एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। साम्राज्य के मूल मूल्यों में भारी गिरावट आने लगी थी। जहां शिवाजी के युग में प्रजा की सुरक्षा और परोपकार सर्वोपरि था, वहीं पेशवा युग में आते आते क्षेत्रीय प्रमुख अत्यधिक स्वतंत्र हो गए। इसी अत्यधिक आज़ादी के कारण सेना में अनुशासनहीनता आई। इतिहास गवाह है कि बंगाल अभियानों के दौरान आम लोगों पर काफी क्रूरता ढाई गई, जो शिवाजी के उन आदर्शों के बिल्कुल विपरीत था जिनसे इस साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। फूट और ब्रिटिश विजय। और अब हम इस महाकाव्य के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गई? ये पतन अचानक नहीं हुआ था। इसकी नींव साम्राज्य के भीतर पनप रही दरारों में ही छुपी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगानों के हाथों एक बहुत भयानक हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी वापसी की क्षमता भी कमाल की थी। महादजी शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने महज एक दशक में वापसी की और 1771 में फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और निर्णायक टक्कर अभी बाकी थी, भारत में अपनी जड़ें जमा रहे अंग्रेजों के साथ, जो 3 लंबे आंग्ल मराठा युद्धों के रूप में सामने आई। आखिरकार मराठा शक्ति का अंत क्यों हुआ? इसके कुछ बेहद साफ कारण थे। सबसे बड़ा कारण था मराठा सरदारों के बीच बढ़ती आपसी फूट और एकता की भारी कमी। जब वो खुद आपस में लड़ रहे थे, उसी समय उनके सामने एक ऐसी ब्रिटिश सेना खड़ी थी जो न केवल संगठनात्मक रूप से उनसे कहीं बेहतर थी, बल्कि उनके हथियार और तकनीक भी मराठों से बहुत आगे थे। और इसी के साथ हम अपने उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। 1818 तक आते आते अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया था। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने के लिए मुगलों से नहीं, बल्कि मराठों से सबसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। असली चुनौती मराठा ही थे। ये बात पूरी स्थिति को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देती है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने इतनी मजबूत सांस्कृतिक नींव के साथ शुरुआत की, मुगलों को पस्त कर दिया, वो अंततः किसी बाहरी प्रहार से ज्यादा अपनी अंदरूनी कमजोरियों और बदलते वक्त के साथ तालमेल ना बिठा पाने के कारण ढह गया।
तो अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर मराठा साम्राज्य अपने शुरुआती उसूलों पर कायम रहता, अगर उनके सभी क्षेत्रीय प्रमुख अपने आपसी मतभेद भुलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक चट्टान की तरह साथ खड़े होते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और ही होता? क्या वो विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को रोक पाता? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।